बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करते हैं मेडिसन का पार्ट 2, जो कि हम कल कर चुके हैं कुछ। और ये टॉपिक्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आखिरी दिनों में अगर कुछ भी ना पढ़ सकें आखिरी 2 दिनों में, तो ये पॉइंट्स करके जाने हैं, ठीक है। जो मैं क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सर्जरी पढ़ाइए, उसके बाद मेडिसिन पढ़ाइए, तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अच्छा होगा, ठीक है। तो जो चीज़ करवा रहा हूँ ये ज़रूर करके जानिए। बाकी जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं तो वो पढ़ी हुई हैं ये, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये हाई यील्ड हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है जो जो टॉपिक्स करवा रहा हूँ वो आप लोगों ने बुक से भी देखने हैं, थ्योरी से भी देखने हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ किस तरह के आएंगे। तो सबसे पहले देखें न्यूरोलॉजी की जो इमरजेंसीज़ होती हैं, तो वो आप लोगों को पता है सबसे पहले आता है स्ट्रोक। इन स्ट्रोक जब भी कोई पेशेंट आप लोगों को इमरजेंसी में है कोई स्ट्रोक का, तो नॉन कंट्रास्ट सीटी करवाता है सबसे पहले, ठीक है। नॉन कंट्रास्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि पेशेंट है लिम्ब पैरालिसिस के साथ है या अनकॉन्शियस है, तो सबसे पहले कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एमआरआई, कंट्रासिटी, नॉन कंट्रासिटी। तो सबसे पहले आप लोगों ने लगाना है नॉन कंट्रासिटी। जो आप लोगों का स्ट्रोक होता है 2 किस्म का होता है, ठीक है। एक इस्कीमिक, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, हेमरेजिक होता है, ठीक है। ये भी हो गया। जो इस्कीमिक होता है इसमें क्या होता है, जब आप सीटी स्कैन करवाएंगे इस्कीमिक में मिलेगा आप लोगों को हेपोडेंस एरिया, ठीक है। जो हेमरेजिक होता है इसमें क्योंकि हेमरेज होता है, वेसल्स फट जाती है, तो इसमें हैपर डेंस एरिया मिलता है आप लोगों को किस पर, सीटी स्कैन के ऊपर, ठीक है। तो एरिया जो होगा वो फैला हुआ होगा, ये याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके बाद जो स्कीमिक होता है इसमें आप लोगों को पता है हमने क्या करना है, स्कीमिया थ्रोम्बस है उसको ब्रेक डाउन करवाना है, तो उसमें थ्रोम्बोलाइसिस देते हैं। जो हम थ्रोम्बोलाइसिस देते हैं उसमें देखना होती है ड्यूरेशन लेस देन 4.5 आवर का अगर गुजरे हुए हैं, तो फिर हम क्या देंगे पेशेंट में, तो पेशेंट में हम देंगे स्ट्रिप्टोकैनेज अल्टीप्लियस, ठीक है, थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट। अगर इससे ज़्यादा का टाइम गुजर गया तो फिर हमने सीटी करवा के फिर हमने क्या करवाना होता है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीट करना होता है। इसमें आप लोग एंटी कोगुलेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, क्लोपिडोग्रेल वगैरह दे सकते हैं, ये याद रखना है। और अगर सर्जरी करनी है फिर क्या करना, बार होल क्रेनियोटमी करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने थ्रोम्बस को रिमूव करना होता है। इसके बाद आ जाते हैं आगे, जो आप लोगों का हेमरेजिक है, तो हेमरेजिक में आप लोगों ने क्या करना है, हेमरेजिक में ये याद रखना है इसमें एक ही ट्रीटमेंट है, बार होल क्रेनियोटमी और इवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा। ये ट्रीटमेंट याद रखनी है, ठीक है। बार होल क्रेनियोटमी, इवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो सीज़र होते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी में आप लोगों को पेशेंट रिसीव होता है इमरजेंसी में, तो उसमें आप लोगों को पता है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है वो आईवी लोराज़ेपाम है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। कोई भी पेशेंट फिट्स के साथ आया सीज़र में, तो आईवी लोराज़ेपाम, अगर ये मौजूद नहीं है फिर डियाज़ेपाम, ठीक है। इनमें से कोई एक ड्रग ऑप्शन में मौजूद होगी, डियाज़ेपाम या लोराज़ेपाम, ठीक है। इसके बाद अगर ये भी मौजूद नहीं फिर आप लोग फिनिटोइन लगा सकते हैं। फिनिटोइन का एक साइड इफेक्ट है, ये याद रखना एग्जाम में आता है, ये जिंजीवल हाइपरप्लेजिया करवाता है, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है, हाइपरप्लेजिया करवाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों के अंदर, अगर न्यूनेट हैं तो न्यूनेट में अगर फिट्स पड़ रहे हैं तो उसमें कौन सी ड्रग देंगे, फिनोबार्बिटोल, फिनोबार्बिटोल, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, बार्बिटोल, फिनोबार्बिटोल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको लिख लें। इसके बाद स्टेटस एपिलिप्टिकस ऐसा है जिसमें सीजन मोर देन 5 मिनट्स के होते हैं, ठीक है। इसमें आईवी बेंजोडाज़ेपाइन देते हैं, इसमें ना में डियाज़ेपाम लोराज़ेपाम का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। देखिए स्ट्रोक के बाद ब्रोकास एरिया या वर्नकीज एरिया, जो दोनों इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, इनके ऊपर एमसीक्यूज़ मस्ट आती है, ठीक है। इनमें से दो में से कोई एक पर एमसीक्यू ज़रूर आएगी एग्ज़ाम में, ये याद रखना, आप लोगों ने बोलना नहीं है इसको। तो ब्रोकास एरिया की जो लोकेशन है इंफीरियर फ्रंटल गैरस है, और इसका फंक्शन क्या है, स्पीच की प्रोडक्शन है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, केस दे दें कि पेशेंट है हेड इंजरी हुई है, हेड इंजरी के बाद पेशेंट स्पीच नहीं कर सकता या बोल नहीं सकता, तो वो कौन सा एरिया है, डैमेज है वो इंफीरियर फ्रंटल गैरस, ये याद रखना है, ठीक है। ये फ्रंटल लोब में होता है, ठीक है, फ्रंटल लोब,
ये याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। इसके बाद जो आता है आप लोगों का ब्रॉडमैन एरिया, जो लोकेशन है इसकी वो 44 और 45 है, ठीक है। ये भी सम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन या तो ब्रोकास एरिया लिखेंगे या ये ब्रॉडमैन एरिया 44 या 45 दे देंगे, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो वन कीज एरिया जो है ये आप लोगों का कहाँ होता है, टेम्पोरल लोब में होता है, ठीक है, टेम्पोरल लोब। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो मेमोरी सेंटर है आप लोगों का वो किस में है, टेम्पोरल लोब में है, ठीक है। और पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गैरस है जो उसके अंदर वन कीज एरिया होता है। और ब्रॉडमैन एरिया जो इसका है वो 22 है, और इसका मेन जो फंक्शन है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन मतलब कि जो आप लोगों की लैंग्वेज होती है और फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सारी चीज़ें जो कंप्रीहेंशन में आती हैं, मतलब फ्लुएंटली पेशेंट जो आके समझता है, अंडरस्टैंड करता है, वो सारी की सारी वन कीज एरिया में होती हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है आप लोगों की कहाँ स्टोर होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, वो आप लोगों की हिप्पोकैम्पस के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, ये याद रखना, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ स्टोर होती है आप लोगों की, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हिप्पोकैम्पस के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी है आप लोगों की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम आगे करते हैं। तो आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आती है एमसीक्यू जिसके ऊपर, वो है मेनिंजाइटिस। इसको कभी नहीं भूलना, ना ही छोड़ना है आप लोगों ने, ठीक है। तो एक एक लफ्ज़ आप लोगों को मेनिंजाइटिस का पता हो, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मेनिंजाइटिस जब भी होगा, इसमें ये होगा कि मेनिंजीज की इन्फ्लामेशन होगी, पेशेंट एक ट्रेड के साथ आता है फीवर, नेक्स्ट डेफनेस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। और काजेज़ में याद रखना है, डिफरेंट काजेज़ होते हैं, न्यूनेट के अंदर डिफरेंट काजेज़ हैं, अडल्ट के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर डिफरेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूनेट्स देखने हैं। जीपीएस, जीपीएस जो है ये आप लोगों का ग्रुप बी हेमोलेटिकस स्ट्रेप्टोकोकस है, ग्रुप बी हेमोलेटिकस स्ट्रेप्टोकोकस है। ये बच्चों के अंदर कॉमन है, और इसके अलावा इकोलाई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन दें तो कहेंगे न्यूनेट के अंदर मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन काज क्या है, या तो जीबीएस है या इकोलाई, इनमें से कोई एक देंगे आप लोगों को, ठीक है। ये नहीं बोलना ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लिस्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है, लिस्टीरिया बहुत ही कम देते हैं। फिर चिल्ड्रन हो या अडल्ट हो, इनके स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया या नसीरिया मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। ये चिल्ड्रन और अडल्ट किसी भी एज में, तो इनमें से दो आप लोगों ने इन दोनों को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मेनिंजाइटिस का केस देखेंगे तो लंबर पंक्चर करेंगे, तो लंबर पंक्चर में आप लोग क्या देखेंगे, सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे। सीएसएफ में तीन चीज़ें देख सकते हैं, या तो बैक्टीरिया को रूल आउट करेंगे, या तो टीबी को, या तो वायरल को, ठीक है। तो बैक्टीरियल होगा तो आप लोगों को सीएसएफ में क्या मिलेगा, डब्ल्यूबीसी रेज मिलेंगे। डब्ल्यूबीसी तब रेज्ड होंगे जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स रेज्ड होते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया को शो करते हैं, ठीक है। साथ में प्रोटीन इंक्रीज होगी और ग्लूकोज कम होगी। अगर आप लोगों को सीएसएफ एग्जामिनेशन देते हैं उसमें डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स रेज्ड हैं और साथ में ग्लूकोज कम है, तो वो क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है आप लोग ग्लूकोज को खाता है और इसलिए ग्लूकोज कम होती है। इसके बाद वायरल जो होता है डब्ल्यूबीसी रेज्ड होते हैं, और स्पेसिफिक जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये आप लोग या तो वायरस में ज़्यादा होते हैं या तो टीबी में ज़्यादा होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें प्रोटीन नॉर्मल या इंक्रीज हो सकती है, इस प्रोटीन कोई स्पेसिफिक नहीं है, नॉर्मल ग्लूकोज मिलेगी आप। वायरल है ना, वायरल क्या करता है, डब्ल्यूबीसी में से लिम्फोसाइट्स को रेज्ड करवाता है, और इसमें ग्लूकोज पर कोई असर नहीं होता, ग्लूकोज इसमें नॉर्मल रहती है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद टीबी होगी तो टीबी में डब्ल्यूबीसी रेज्ड होंगे, लिम्फोसाइट रेज्ड मिलेंगे, प्रोटीन ज़्यादा हो सकती है और ग्लूकोज फिर कम होगा, क्योंकि टीबी जो है बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, तो वो ग्लूकोज को खाता है, ठीक है। इसलिए टीबी और वायरस में एक ही फ़र्क है, वो इसमें वायरस में जो होगा नॉर्मल ग्लूकोज होगा और इसमें ग्लूकोज जो होगा वो कम होगा, ठीक है, टीबी में। तो बाकी दोनों में लिम्फोसाइट रेज्ड मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये समझ आ गया। अगर आपकी समझ में आया तो ये तीन एमसीक्यूज आप लोगों के क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद ट्रीटमेंट में आ जाए, जब भी मेनिंजाइटिस का केस है तो उसकी ट्रीटमेंट आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसमें सेफ्ट्राक्सोन देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। सेफ्ट्राक्सोन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, ये एग्जाम में सेफ्ट्राक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी वेनकोमाइसिन है ये एडिशन में दे रहे हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए, ठीक है, वरना ये सेफ्ट्राक्सोन जो है ये आप लोगों का ड्रग ऑफ चॉइस है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। कोई पेशेंट अगर हेड इंजरी के साथ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड हो जाता है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होगा तो क्या होगा, सेरिब्रल एडिमा हो जाता है, सेरिब्रल
एडिमा हो जाता है, ठीक है। तो सेरिब्रल एडिमा जब होगा तो उसको ट्रीट तो ज़रूर करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हेड एलिवेशन करवाएंगे और मैनिटोल देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। मैनिटोल ड्रग ऑफ चॉइस है सेरिब्रल एडिमा में, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके बाद आगे चलते हैं GBS एमरजेंसी है ये भी, क्योंकि इसमें कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि इमरजेंसी में पेशेंट को आना पड़ता है। तो GBS में देखें सबसे पहले पोस्ट इन्फेक्शियस ऑटो इम्यून डीमेलिनेशन होती है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन काज क्या है, कैम्पेलोबैक्टर जिजोनी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन काज ऑफ GBS क्या है, कैम्पेलोबैक्टर जिजोनी। ज़्यादातर ये किसके बाद होता है, गैस्ट्राइटिस के बाद होता है, ठीक है, गैस्ट्राइटिस के बाद, या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो उसमें भी ये कैम्पेलोबैक्टर जिजोनी हो सकता है। ज़्यादातर गैस्ट्राइटिस के साथ एसोसिएट करता है और उसकी वजह से पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन है जो कि ऑटो इम्यून डीमेलिनेशन करवाती है किसके, आप लोगों के स्पाइनल कार्ड की, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, असेंडिंग, ठीक है। एक डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है कि असेंडिंग, जो डिसेंडिंग होता है आप लोगों के शोल्डर से पेल्विस से, ये डिसेंडिंग जो पैरालिसिस होता है शुरू होता है। जो असेंडिंग होता है ये आप लोगों के पेरिफ्री से, पाँव से, हाथों से शुरू होती है, ठीक है, ये पैरालिसिस। और इसमें ए रिफ्लेक्सिया होता है, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन CSF एग्जामिनेशन करें, इसमें प्रोटीन इंक्रीज होगी, नॉर्मल सेल्स होंगे, ठीक है, प्रोटीन सिर्फ इंक्रीज होगी, बाकी जो सेल्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग CT स्कैन भी करवा सकते हैं। और ट्रीटमेंट में IV इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज़ देंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्लाज्मा फ्रेसिस में क्या करवाएंगे, एक्सचेंज प्लाज्मा को करवाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है। और जब भी केस देंगे GBS का तो पहले आप लोगों को हिस्ट्री देंगे कि गैस्ट्रोएंटेरिटिस हुआ है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसके बाद पेशेंट है पैरालिसिस के साथ, तो फिर आप लोगों ने इसको क्या करना है, पिक करना है कि ये GBS है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये अगर एग्ज़ाम में MCQs आ जाए तो ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद माइस्थीनिया ग्रेविस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी MCQ ज़रूर आती है। ये भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस जो होता है वो जो एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, प्री या पोस्ट सिनेप्टिक होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों ने पिक करना है कि पोस्ट सिनेप्टिक होते हैं, कभी प्री सिनेप्टिक ना पिक करना, ठीक है, प्री सिनेप्टिक ना पिक करना, ठीक है, वो गलत होता है, ये पोस्ट सिनेप्टिक होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में MCQs आती है। इसके बाद और चीज़ जो कि हाल मार्क है में, तो इसमें ये होगा फ्लक्चुएटिंग फैटीग, एबल मसल वीकनेस होगी, वर्स विद यूज़, जितनी यूज़ करें उतनी थकावट होती है माइस्थीनिया ग्रेविस में, ठीक है। और साथ में क्या, टोसिस विद नॉर्मल प्यूपल, ठीक है, इसमें टोसिस भी होता है। और जो हार्नर सिंड्रोम होता है उसमें टोसिस प्लस मियासिस होता है, ठीक है, टोसिस प्लस मियासिस। और इसके अलावा जो किलोमीटर नर्व डैमेज होती है उसमें टोसिस प्लस मेट्रियासिस होता है। और आई जो होती है वो डाउन और आउटवर्ड होती है, ठीक है, उसकी प्रोट्रूजन हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये स्पेसिफिक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। और एंड्रोफोनियम टेंसलान टेस्ट भी है, इसमें भी हम क्या देंगे, एक एंड्रोफोनियम एक एजेंट है, जब ये पेशेंट को देंगे अगर माइस्थीनिया ग्रेविस का है तो वो उसकी जो वीकनेस होती है वो वर्स हो जाती है, ठीक है। तो इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं। एंड्रोफोनियम या टेंसलान टेस्ट ये सेम ही है, ठीक है, कभी कभार ये टेस्ट दे देते हैं MCQs में, कभी कभार जो एंटीबॉडीज़ दे देते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम में आए तो आप लोगों ने पिक करना, ठीक है। तो इसके अलावा ट्रीटमेंट पेरिडोस्टिगमिन देंगे, या ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके साथ स्टेरॉइड्स ऐड करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है तो इसको हमने सप्रेस करना होता है। इसके बाद माइस्थीनिया क्राइसिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर देखें माइस्थीनिया ग्रेविस का वो माइस्थीनिया क्राइसिस है। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, पेशेंट को ICU में एडमिट करवाना पड़ता है, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं, प्लाज्मा फ्रीसिस, ठीक है, प्लाज्मा को एक्सचेंज करते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं तो इसलिए एक्सचेंज करवाते हैं। इसके बाद इंट्रासेरिब्रल हैमरेज, जब इंट्रासेरिब्रल हैमरेज हो तो अवॉइड एंटीकोगुलेंट्स क्योंकि ये मज़ीद ब्लीडिंग करवाते हैं, ठीक है। और हमने क्या करवाना है, कंट्रोल BP, ठीक है। इंट्रासेरिब्रल हैमरेज जब भी होगा कि क्योंकि ये हेमरेजिक स्ट्रोक होता है तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है, इसमें मेन मोस्ट कॉमन काज जो है अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है और एंटीकोगुलेंट्स अवॉइड करवाएंगे। इसमें हमने मेन जो एम है वो हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करवाना है। इसके बाद देखिए रेनल की GI टॉक्सिकोलॉजी की इन्फेक्शियस की कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आता है एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, प्री रेनल कंडीशन। एक्यूट किडनी इंजरी जब भी होगा वो प्री रेनल काज मोस्टली होता है, ठीक है।
तो प्री रेनल में डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन है, अगर एक ही आई हुआ डिहाइड्रेशन की वजह से, फिर हमने क्या देना है, फ्लूइड्स देना है, ठीक है। पेशेंट होगा, तो आप लोगों के पास आएगा डायरिया के साथ या वॉमिटिंग के साथ या फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद डिहाइड्रेशन हुई पेशेंट, ठीक है, AKI में चला गया, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, तो वो आई फ्लूइड्स देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। AKI पोस्ट कंट्रास्ट हो सकता है, ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन पोस्ट कंट्रास्ट की वजह से भी हो सकता है AKI, ठीक है। कंट्रास्ट जो IV कंट्रास्ट डेंसिटी स्कैन या MRI करवाते हैं, इसके प्रिवेंट विद IV हाइड्रेशन, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है, जब भी MCQs है तो कहेंगे कि पेशेंट है MRI कंट्रास्ट या CT कंट्रास्ट के लिए जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रिवेंशन देंगे आप लोग, तो फिर आप लोगों ने चूज़ करना IV हाइड्रेशन, ठीक है। इसके बाद स्टोन लेस देन 5 mm की है तो ट्रीट विद NSAIDs, पेन किलर देंगे और साथ में हाइड्रेशन करवाएंगे, तो ये स्टोन पास हो जाती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर स्टोन लेस देन 5 mm की है तो वो आप लोग NSAIDs देंगे और हाइड्रेशन करवाएंगे। अगर मोर देन 10 mm है, ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन करवाती है। वैसे जो स्टोन होती हैं 8 mm तक आप लोग यूरिन से पास करवा सकते हैं, ठीक है। अगर 10 की है तो वो क्या करवाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगी। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट में क्या होगा, पेन होगा, फीवर वगैरह हो सकता है, तो यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, इसमें स्टेंट पास करेंगे, नेफ्रोस्टमी करेंगे, ठीक है। तो स्टोन को हमने रिमूव करना होता है, ठीक है। नेफ्रोलिथोटमी भी कर सकते हैं। इसके बाद हेमाचूरिया, फ्लैंक पेन। जब भी पेशेंट आए आप लोगों के पास, फ्लैंक पेन हो, हेमाचूरिया हो, या तो UTI हो सकता है या तो स्टोन्स हो सकती हैं, तो सस्पेक्ट स्टोन्स, तो उसके अगर सस्पेक्ट स्टोन्स हों, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस माना जाता है। फ्लैंक पेन के साथ कोई भी पेशेंट आए, स्टोन्स हों या पेलनेफ्राइटिस वगैरह हो, इनिशियल तो हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ठीक है, इनिशियल, ठीक है। इनिशियल जो है आप लोगों का USG है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड है। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड वो CT स्कैन KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड CT KUB और इनिशियल अल्ट्रासाउंड। फ्लैंक पेन का कोई भी मसला हो, किडनी का कोई भी हो, इनिशियल अल्ट्रासाउंड रहेगा और गोल्ड स्टैंडर्ड CT KUB, ठीक है, ये याद रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के केस होते हैं एग्ज़ाम में और आते भी हैं, तो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अपर GI ब्लीड, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले कोई भी पेशेंट अपर GI ब्लीड के साथ है तो रिससिटेट करेंगे, आई फ्लूइड्स देंगे पेशेंट को। वेरिसियल ब्लीड है तो टर्लिप देंगे। टर्लिप प्रेशन उस दिन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये ड्रग ऑफ चॉइस अपर GI ब्लीड में, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर ऑक्ट्रोटेट दे सकते हैं। इसके लिए ऑक्ट्रोटेट का मैंने एक और भी बताया था, इस्कीमिक हार्ट डिजीज पेशेंट हो और लिवर सिरोसिस हो, अपर GI ब्लीड के साथ हैं, तो फिर आप लोगों ने ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्ट्रोटेट देनी है, फिर ना कि आप लोगों ने टर्लिप देनी है, ठीक है। और प्रोफ्लेक्सिस में आप लोग क्या करेंगे, प्रोप्रानोलोल देंगे, ठीक है। और इंडोस्कोपिक बैंडिंग भी लगाएंगे। अगर इससे भी ठीक नहीं हो फिर इंडोस्कोपिक बैंड लगा देंगे। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का डायग्नोज कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, सीरम अमाइलेज या लिपेज देखते हैं। सीरम लिपेज जो होता है आप लोगों को स्पेसिफिक होता है, सीरम अमाइलेज जो होता है ये सेंसिटिव होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्टली ज़्यादातर लिपेज का पूछते हैं। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है, पेनक्रेटाइटिस के लिए लिपेज है, सेंसिटिव कौन सा, माइलेज है। और रेंसन क्राइटेरिया क्या है, इसमें हम स्कोरिंग देखते हैं, इसमें पेनक्रेटाइटिस की सीवियरिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछें कि हम रेंसन क्राइटेरिया क्यों करवा रहे होते हैं, ये सीवियरिटी को, ठीक है, सीवियरिटी चेक करने के लिए। तो रेंसन क्राइटेरिया भी याद रखना है कि किसका क्राइटेरिया, पेनक्रेटाइटिस का। इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जब भी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी तो इसमें हिस्ट्री होगी फार्मर की, ठीक है। एक फार्मर था, उसने स्प्रे की है या पेस्टिसाइड्स में काम करता है, तो वो लैक्रीमेशन के साथ, सेलिवेशन के साथ, स्वेटिंग के साथ और म्योसिस के साथ है और ब्रेडिकार्डिया में है, हाइपरवेंटिलेशन में है, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है। और ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो दो ही हैं, एक फिजिकल है, एक केमिकल है। फिजिकल में एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन जो है ये सिम्टम्स इंप्रूव करता है, सिर्फ सिम्टम्स को इंप्रूव करता है। जो प्रोलिडोक्सिम है, ठीक है, ये आप लोगों का रिवर्सिबल है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है। ये जो मैकेनिज्म चल रहा होता है सारे को क्या करते हैं, रिवर्स कर देता है, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आप लोगों से पूछें कि सिम्टम को इम्प्रूव करने के लिए एट्रोपिन देंगे और मोस्ट स्पेसिफिक जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो आप लोगों की प्रोलिडोक्सिन है, ठीक है, प्रोलिडोक्सिन, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद पैरासीटामोल ओवरडोज जब भी आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, N-acetylcysteine विद इन 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटे के अंदर अंदर हमने देना होता है, ठीक है। N-acetylcysteine जब भी पैरासीटामोल की ओवरडोज होगी, ये एग्जाम में MCQs आती है। और ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग
और पैरासिटामोल ओवरडोज, ये दोनों के पूछते हैं एंटीडोट। और बाकी जो एंटीडोट होंगे वो मैं आप लोगों को फार्मा में पढ़ाऊँगा, याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद हेमाटोलॉजिकल कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आप लोगों ने याद रखना है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये हर एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। तो क्लिनिकल काजेज़ भी देखें तो इसमें क्या हो सकता है, क्रोनिक ब्लड लॉस जो कि सीकेडी के पेशेंट होते हैं, ठीक है, या कोई कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, रेडियोथेरापी कीमोथेरापी चल रही है, इसके पोर इनटेक है या पैक का इनटेक है, पैक का वो पेशेंट जो मिट्टी खाते हैं, ठीक है, मिट्टी वगैरह। इसके अलावा हॉलमार्क में माइक्रोसाइटिक हेपोक्रोमिक एनीमिया होगा, ठीक है, पैका की हिस्ट्री ज़रूर होगी पेशेंट में। और इन्वेस्टिगेशन में डिक्रीज फेरेटिन, जो आयरन की स्टोर फॉर्म है वो फेरेटिन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन है। स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन क्या है, फेरेटिन है। और इसमें टोटल आयरन बेंडिंग कैपेसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आयरन है नहीं जिस्म के अंदर, तो जो कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद एमसीवी जो होगी वो लो होगी, ठीक है। एमसीवी लो हो अगर किसी पेशेंट में, ठीक है, 80 से 100 तक तो नॉर्मल है, ठीक है, फेंटोलीटर, ठीक है। अगर 80 से कम है तो दो चीज़ें, सो या तो थैलेसीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या 100 से ज़्यादा है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। तो ये अगर मिड में है तो फिर नॉर्मोसाइटिक आप लोग सोच सकते हैं, जिसमें आ जाता है सीकेडी वगैरह, प्लास्टिक एनीमिया, एसेड्रोप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद देख लें सप्लीमेंट में आप लोग क्या देंगे। सप्लीमेंट में आप लोग देंगे आयरन सप्लीमेंट, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम में भी एमसीक्यूज आई हुई थी कि एक पेशेंट है वो डायग्नोज हुआ है माइक्रोसाइटिक हेपोक्रोमिक एनीमिया के साथ, एमसीवी उसकी लो है, पता चला कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, लेकिन उसकी एचबी दी गई है, ठीक है, एचबी दी गई है 7, ठीक है, 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो फिर आप लोग क्या देंगे, आयरन सल्फेट या आयरन सुक्रोज। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम बच्चों ने गलत किया था ये क्वेश्चन, तो उन्होंने आयरन सल्फेट ऑप्शन में आयरन सल्फेट भी था, आयरन सुक्रोज भी था। तो आप लोगों ने एचबी देखनी है, एचबी कितना है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट एचबी कितनी है। तो अगर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं तो एचबी देखेंगे। अगर एचबी 8 से कम है, ठीक है, आयरन सुक्रोज लगाएंगे। अगर एचबी 8 से ज़्यादा है फिर आयरन सल्फेट देंगे, वो ओरल है आयरन सल्फेट, और आयरन सुक्रोज जो है आईवी देते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज गलत ना हो, ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं इसके ऊपर। इसके बाद आगे चलते हैं विटामिन B12 डिफिशिएंसी। ये क्या होता है, परनीशियस एनीमिया, ठीक है, ये आप लोगों का ज़्यादातर गैस्ट्रेक्टमी में होता है, गैस्ट्राइटिस वगैरह में, ठीक है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता, पेरिटल सेल से रिलीज नहीं होता, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो परनीशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो सेम विटामिन B12 के आते हैं। इसके लिए मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, पोअर मीट इंटेक, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो गोश्त नहीं खाते, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, तो गोश्त नहीं खाएंगे तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाएगी। इसके बाद हॉलमार्क में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरोपैथी होगी, ठीक है। कोई भी एनीमिया ऐसी नहीं जो कि न्यूरोपैथी करवाता, तो सिर्फ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जो कि न्यूरोपैथी के साथ विटामिन B12 की डिफिशिएंसी, ठीक है, लेकिन फोलिक एसिड में कोई न्यूरोपैथी नहीं होती। एमसीवी रेज्ड होगी, विटामिन B12 की लेवल कम होगी। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, जो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं ये आप लोगों के मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आते हैं, ठीक है, याद रखना है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आते हैं, फोलिक एसिड विटामिन B12 दोनों में आते हैं। इसके अलावा IM या सब कट हम विटामिन B12 का इंजेक्शन देंगे अगर किसी में डिफिशिएंसी है, ठीक है। इसकी जो डिफिशिएंसी है 4 ईयर में अपेयर होगी, ठीक है। जो फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी है तो वो 4 मंथ में अपेयर होती है, ठीक है। इसके बाद देख लें थोड़ा सा फोलेट डिफिशिएंसी, पोअर डाइट, प्रेगनेंसी में कॉमन है फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, क्योंकि फर्स्ट ट्रीमेस्टर में फोलिक एसिड ज़रूरी होता है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट के लिए। अगर वो फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। और इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं, मेथोट्रेक्सेट, फेनिटोइन, ये भी फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी करवाती हैं। और इसके अलावा फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी वो लोग जो कि सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, पोर इंटेक करते हैं वेजिटेबल्स का, तो उनमें ये फोलिक की डिफिशिएंसी कॉमन है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, इसमें भी नो न्यूरो सिम्पटम्स, इसमें मतलब कि न्यूरोपैथी कोई नहीं होती। और एमसीवी रेज्ड होगी और सीरम फोलेट डिक्रीज़ होगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे। और इसमें हम सप्लीमेंट में क्या देंगे, ओरल फोलिक एसिड देते हैं, ठीक है। इसमें IV या IM की ज़रूरत नहीं होती, हम क्या करते हैं ओरल ही देते हैं, ठीक है। इनके ऊपर MCQs आती है, आयरन हो, विटामिन B12 हो और फोलिक की डिफिशिएंसी। इसके बाद देख लें एप्लास्टिक एनीमिया,
काज एडियोपैथिक हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, क्लोरामफेनिकोल प्लास्टिक एनीमिया करवाती है एक तो। इसके अलावा अगर हम प्रेगनेंसी में यूज़ करें तो वो ये क्या करवाती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जो अल्फ़ा जीटी होता है, ठीक है, अल्फ़ा जीटी जो एंजाइम है कि लीवर में, वो क्या हो जाता है, मैच्योर नहीं होता, ठीक है, ये उसको स्प्रेस कर देता है, इस तरह के बच्चे सर्वाइव नहीं करते। और सल्फोनामाइड्स हो सकता है, ये प्लास्टिक एनीमिया करवाता है। इसके अलावा वायरल पार्वो B19 वायरस हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस या एप्स्टीन बार वायरस, ये दोनों इंपॉर्टेंट, एप्स्टीन बार वायरस और साइटोमेगालो वायरस, इन दोनों के केसेस आप लोगों ने देखने हैं। इसके बाद हॉलमार्क में आ जाएं, ए प्लास्टिक एनीमिया जब भी होता है ये आप लोगों का पैनसाइटोपिनिया करवाता है, ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया पैनसाइटोपिनिया करवाएगा। इसमें क्या होगा, आप लोगों के WBC, प्लेटलेट्स और RBC सारे कम होंगे और हैपोसेल्यूलर बोन मैरो होंगी, ठीक है, हैपोसेल्यूलर बोन मैरो। और इसमें इन्वेस्टिगेशन अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछें प्लास्टिक एनीमिया के तो बोन मैरो बियोप्सी लेते हैं, ठीक है, वही हैपोसेल्यूलर बोन मैरो मिलेगी आप लोगों को। इसके बाद ट्रीटमेंट में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चलाएंगे जिसमें एंटी थैमोसिड ग्लोबुलिन ATG, इसको एंटी थैमोसिड ग्लोबुलिन कहते हैं, ये उस एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि प्लास्टिक एनीमिया में हम देंगे, ठीक है। और साथ में साइक्लोस्पोरिन या ऐड कर सकते हैं प्रेडनिसोन, ठीक है, ये स्टेरॉइड्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मेन चीज़ जो प्लास्टिक एनीमिया में देते हैं, हैपोसेल्यूलर बोन मैरो का पूछते हैं या इसकी इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं, या तो पूरा केस दे देते हैं कि पैनसाइटोपिनिया के साथ पेशेंट आया है, ठीक है, तो इसको गलत ना करना आप लोग। सिकल सेल एनीमिया में देखें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये पॉइंट म्यूटेशन इन ग्लोबिन जीन क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर, इसमें ग्लूटामिक एसिड जो होता है वलाइन में कन्वर्ट हो जाता है पोजीशन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है, याद रखना है। जो बीटा ग्लोबिन जीन होता है क्रोमोसोम 11 का, ग्लूटामिक एसिड इससे वलाइन में कन्वर्ट होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, इसमें फिर हेमोग्लोबिन सिकल फॉर्मेशन बनती है। तो इसके बाद वेसो क्राइसिस होता है, इसमें का मतलब ये होता है वेसल्स के अंदर हेमोलाइसिस होगी, अनीमिया होगा, और ये प्लास्टिक क्राइसिस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट है, ये प्लास्टिक क्राइसिस हो रहा है, कौन सा वायरस करवाया, तो पार्वो B19 वायरस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ब्लड स्मेयर, सिकल सेल्स होंगे और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम थैलेसीमिया को सिकल सेल एनीमिया दोनों को देखने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करवाते हैं। वैसे जो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये स्पेसिफिक होता है थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में हाइड्रोक्सीयूरिया देंगे, ये स्पेसिफिक है, फोलिक एसिड और ट्रांसफ्यूजन ज़रूर करवाएं क्योंकि एनीमिया हो जाता है पेशेंट को। इसके बाद आ जाते हैं थैलेसीमिया के ऊपर। थैलेसीमिया वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अच्छा पढ़ा हुआ है, अल्फ़ा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। जो अल्फ़ा थैलेसीमिया इसकी 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप 1 जो है ये क्या होती है, अल्फ़ा थैलेसीमिया कैरियर, ठीक है, ये कैरियर होता है, इसमें एक जीन्स का डिफेक्ट होता है, ये याद रखना है, ठीक है, एक जीन्स का डिफेक्ट होता है इसमें, ठीक है, ये कैरियर होता है, ठीक है। जो टाइप 2 है ये क्या होता है, अल्फ़ा थैलेसीमिया, ये होता है माइनर, ठीक है, ये माइनर होता है। जो थर्ड वाला है इसको कहते हैं HBH, ठीक है। जो फोर्थ वाला है हाइड्रोप्स फिटेलिस होता है, ठीक है, हाइड्रोप फिटेलिस, ये वाला सर्वाइव ही नहीं करते बिल्कुल। HBH जो ये भी कुछ हद तक, ये इसमें क्या होता है, मॉडरेट एनीमिया होता है, इसमें सीवियर एनीमिया होता है, इसमें माइल्ड एनीमिया होता है, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है, ये अल्फ़ा थैलेसीमिया सारा। तो इसके अलावा जो बाकी आ जाता है बीटा थैलेसीमिया, तो उसकी 2 टाइप्स हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर और माइनर। पहला आ गया मेजर, ये क्या होता है, सीवियर एनीमिया होता है। जो माइनर है ये माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया होता है, ठीक है। ये वाले सर्वाइव कर जाते हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये वाले बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। तो इसके बाद देख लें मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, टारगेट सेल्स, ये स्पेसिफिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है टारगेट सेल्स किस में आते हैं, तो ये आप लोगों के थैलेसीमिया में आते हैं। फैमिली हिस्ट्री होगी और क्रियो कट पेरेंट्स होगी, ठीक है। जब एक्सरे करवाएंगे थैलेसीमिया के पेशेंट की हेड की तो क्रियो कट पेरेंट्स आती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रंटल बोन जो है उसकी बोसिंग हो जाती है, वो बहने की लाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो बोन मैरो होती है एक्स्ट्रामेड्यूलरी हेमाटोपोसिस शुरू हो जाती है, इसमें ना काम करने वाली बोन मैरो भी काम करना शुरू कर देती है। इसमें लो MCV होगा, लो HB होगी। स्पेसिफिक टेस्ट पूछे हैं थैलेसीमिया को जो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और ट्रीटमेंट में आप लोगों ने ये याद रखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, आयरन चिलेशन। आयरन चिलेशन इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि बार बार ब्लड लगने से आयरन ओवरलोड होता है, ठीक है, तो हीम क्रोमेटोसिस का चांसेस होता है, तो इसलिए आयरन
चिलेशन ज़रूर देना, ठीक। एरन चिलेशन डिफ्रोक्सामाइन देंगे, ठीक है, या डिफेसिरॉक्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये होते क्या हैं। हेमोफीलिया ए जो होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 का डिफेक्ट होता है, और जो हेमोफीलिया बी होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 का डिफेक्ट होता है, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसमें होता है कि हालमार्क हीम आर्थरोसिस होती है। हीम आर्थरोसिस का मतलब ये जो आप लोगों के जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर ब्लीडिंग होती है। ये स्पेसिफिक जो फीचर है ये आप लोगों के हेमोफीलिया ए का है। और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होगी, ठीक है, सर्कमसिजन हुई, हिस्ट्री होगी कि सर्कमसिजन की सीजन के दौरान पेशेंट की ब्लीडिंग ही नहीं रुकी बच्चे की, तो वो क्या हेमोफीलिया है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें होता क्या, स्पेसिफिक एक ही टेस्ट बता रहा हूँ हेमोफीलिया का, या वुंड ब्लिबरेंट डिजीज़ आ जाए तो इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो एक ही चीज़ है, जो हेमोफीलिया का पेशेंट होगा उसमें APTT रेज मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल PT और फैक्टर ए से अगर हम चेक करें तो उसमें फैक्टर 8 या फैक्टर 9 को ही देखेंगे। लेकिन एक टेस्ट जो APTT रेज्ड मिलेगी तो वो हेमोफीलिया है, ठीक है। और ब्लीडिंग टाइम इसमें नॉर्मल होगी, बाकी सारे जो कोगुलेशन प्रोफाइल जो भी नॉर्मल होगी, सिर्फ APTT रेज्ड होगा। और इसके बाद आप लोगों ने ट्रीटमेंट में ये रखना है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 का डिफेक्ट तो हेमोफीलिया ए या बी है। अगर हेमोफीलिया ए है तो उसके लिए हम क्या देंगे, फैक्टर 8 देंगे, या क्रियोप्रेसिटेट, जो क्रियोप्रेसिटेट है इसके अंदर भी क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है। अगर हेमोफीलिया बी है तो इसके अंदर हम क्रियोप्रेसिटेट नहीं देंगे, क्रियोप्रेसिटेट में सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है, 9 नहीं होता। जो FFPs होते हैं ये इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है। और जो हेमोफीलिया बी है इसको हम क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हेमोफीलिया सी, जो आप लोगों का क्लॉटिंग फैक्टर 11 का डिफेक्ट है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आप लोगों ने आगे याद रखना है ITP। जो ITP है ये क्या है, ये है ITP इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपिरा, ठीक है। ITP आइडियोपैथिक भी हो सकता है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपिरा भी इसको बोलते हैं। इसमें होता है कि ऑटोइम्यून प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। इसमें सारे जब कोगुलेशन प्रोफाइल में देखेंगे तो उसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हुआ होता है, ठीक है। मेन चीज़ जो है आपने ये याद रखना है, ITP में प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन में प्लेटलेट्स ही कम होते हैं। फिर पैटिक ही मिलेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन या ब्लीडिंग की वजह से मेकोजल ब्लीड होगी। इन्वेस्टिगेशन में आइसोलेटेड प्लेटलेट्स डिक्रीज होंगे, बोन मैरो नॉर्मल होगी। जब आप लोग देखें बोन मैरो तो उसमें तो कोई डिफेक्ट नहीं है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है तो इसकी वजह से प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स या IV इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है, स्प्लीनेक्टमी इफ क्रोनिक कंडीशन, ठीक है। फिर इसके बाद DIC पर आ जाते हैं। तो DIC डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ये कंसेप्ट कोगुलोपैथी डिजीज़ है। इसमें आप लोगों को पूरी की पूरी जो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे हैं दोनों डिफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सेप्सिस हो सकता है, ट्रामा हो सकता है, या मैलिग्नेंसी हो सकती है, और प्रोटीन प्रोडक्ट कंसेप्शन हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पेशेंट कह सकते ब्लीडिंग के साथ या थ्रोम्बोसिस के साथ आएगा, ठीक है, या PPH भी हो सकता है, वो भी DIC करवा सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन में जब भी करवाएंगे कोगुलेशन प्रोफाइल जो भी होगी सारे क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। इसमें APTT रेज्ड होंगे, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, डिक्रीज प्लेटलेट्स, D डाइमर्स इंक्रीज होगा, फाइब्रिनोजेन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आप लोगों के सारे प्लेटलेट्स के साथ साथ ब्लीडिंग टाइम, APTT D डाइमर सारे क्या हैं, डिस्टर्ब है, ठीक है। तो ये क्या है, DIC है, इसको नहीं भूलना आप लोगों ने। और ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, ट्रीट अनलेंकास, और स्पोर्ट में आप लोग FFPs या प्लेटलेट्स देंगे, ठीक है। ये स्पेसिफिक ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि DIC का पेशेंट है तो आप लोग कैसे मैनेज करें, तो उसमें आप लोग FFP या प्लेटलेट्स देंगे, ये याद रखना है। इसके बाद पॉलीसिथीमिया वेरा है। पॉलीसिथीमिया वेरा में आप लोगों को पता है ये एक म्यूटेशन होती है, जेनेटिक म्यूटेशन, जिसमें JAK2 म्यूटेटेड हो जाता है। इसमें RBCs की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। एक ये होता है कि, और सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया होता है, वो लोग जो माउंटेन या हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो उनके अंदर एरिथ्रोसाइट के साथ की प्रोडक्शन कैसे होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है हिपोक्सिया की वजह से, जिसकी वजह से उनमें RBCs प्रोडक्शन इंक्रीज है। लेकिन ये क्या है, पॉलीसिथीमिया वेरा है, ठीक है। तो इसमें JAK2 की म्यूटेशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पूछते हैं कि पॉलीसिथीमिया वेरा जो है
इसमें म्यूटेशन किस JAK2 की म्यूटेशन होती है। और रूडी फेस होता है इसमें प्रोरेटिस आफ्टर हॉट शावर एंड स्प्लेनोमेगाली। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पेशेंट जब भी शावर लेता है, ठीक है, उसको खारिश शुरू हो जाती है, तो क्या है, पॉलीस्थीमिया वीरा है, ठीक है। इसमें HB इंक्रीज होगी, हेमाटोक्राइट भी इंक्रीज, JAK2 म्यूटेशन होगी, स्पेसिफिक ये एग्जाम में आने वाली चीज़। और फ्लीबोटोमी करवाएंगे, ठीक है, तो फ्लीबोटोमी में ये होता है कि ब्लड को निकालेंगे, थोड़ा करेंगे, HB ज़्यादा हो जाती है, इसकी 18-19 पर चली जाती है। और लो डोज एस्प्रिन देंगे, ठीक है, तो लो डोज एस्प्रिन इसलिए दिया होता है कि थ्रोम्बस ना बने, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और इसके बाद वोन विली ब्रांड डिजीज़ जो है, उसमें आप लोगों को पता है क्वालिटेटिव प्लेटलेट्स का डिफेक्ट भी होते हैं और इंट्रिंसिक पाथवे का भी डिफेक्ट होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन जो कि जेनेटिक डिफेक्ट होता है हेमाटोलॉजी के अंदर, कोई कॉमन डिजीज़ है तो वो वोन विली ब्रांड डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को रेज्ड APTT प्लस ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज मिलेगी। जो हेमोफिलिया उसमें बस ये रेज्ड होता है, ये नॉर्मल होती है ब्लीडिंग, लेकिन इसमें APTT और ब्लीडिंग तो दोनों रेज्ड होते हैं, ठीक है। ये हेमोफिलिया से आप लोगों को डिफ्रेंशिएट रखना है, इसको मिक्स ना करना, ठीक है, ये एग्जाम में दोनों आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, कल हम आगे करेंगे।